बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटे से टाइम के लिए मैं आपसे दोबारा हाजिर हो रहा हूं और रोजाना पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और बैरून मुल्क में पाकिस्तानियों के तासरात से आपको आगाह करना चाहता हूं। आज के दौर में जो कुछ भी हो रहा है, शायद आप पाकिस्तान की किसी पिछली तारीख को अगर उठा के देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यहां पे देखा जाए कि गुजरात में चौधरीयों की सियासत, बेख्तियार वजीर आजम, नायब वजीर आजम परवेज इलाही बतौर नायब वजीर आजम की तकर्री, दुनिया की सबसे बड़ी काबीना पाकिस्तान में 64 वज़रा फिर दोबारा हो गए। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम कम से कम वज़रा को जो है वो काबीना रखेंगे, लेकिन पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। आज यहां पे बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं। जब डिबेट होती है इनके नायब वजीर आजम बनने के बाद, तो बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं कि जी वो इंडिया में भी था, इंडिया के कानून में भी है। तो अगर आप इंडिया का हवाला देते हैं तो एक तरफ अपने मफाद के लिए, अपने डिफेंस के लिए आप ये कह रहे हैं जी कि वो इंडिया में भी है, तो आपने कभी सोचा कि इंडिया के साबका 13 वज़राए आजम जो हैं उनके पास आज भी अपना जाती मकान नहीं है, न इक्तदार में था, न आज है। आप उनकी मिसाल फिर क्यों नहीं देते, फिर आप उनकी तरह क्यों नहीं अमल करते? स्वाय हमारे पाकिस्तान में एक दो के अलावा एक जो है मिराज मोहम्मद खालिद है गालिबन, और दूसरे जो है वो रफीक तारड़ साहब है। उनका मुकाम तो अपना है, लेकिन वो जिस वक्त चीफ जस्टिस थे उससे पहले का, और वो उन्होंने आज दिन तक उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई करप्शन का केस नहीं आया। और जब घर गए थे तो वो अपने एक टैक्सी में बैठ के गए थे, और यानी उसके पास कोई सरकारी गाड़ी भी नहीं थी। सवाल इन दोनों को, और कोई ऐसे हैं यहां पे? चोरियों की सियासत का मकसद ये है कि हम अपनी पावर का इस्तेमाल और दूसरी मुखालफिन को अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको डराना धमकाना, ताकि आइंदा इलेक्शन में हमारी एक वो आए। यहां पे अगर मैं बताता चलूं कि जब वोट दे रहे थे तो मैंने पहले भी कहा था कि वो लोग जो हर वक्त उससे पहले या आज भी रोना रो रहे हैं कि मुल्क में महंगाई, अमन अमान का मसला, और ये आज इतने खतरात से दो चार अदारे तबाह, बड़े बड़े PIA, रेलवे, स्टील मिल, नेशनल इंश्योरेंस, दूसरे जितने भी हैं छोटे बड़े सारे जो है आज 49 अदारे जो है तबाही के दाने पे खड़े हैं, छोटे और बड़े। उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ इलेक्शन में और इख्तिदार हासिल करने की तवज्जो है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुल्क की दौलत को बेदरेक तरीके से लूटना, बैरून मुल्क भेजना, और जितना कुछ हो सके लूटो, और अपनी पावर का इख्तियार जो है वो नाजायज इस्तेमाल करो, अपने हक में इस्तेमाल करो, मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करो। इसके स्वाद पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई जो है वो इनके जो इक़्तिदार के अंदर है, या जो जितने भी वज़रा या जितने भी हुकूमत के ये करिंदे हैं, इनका सिर्फ एक ही ख्याल है कि जितना जल्दी हो सके अपने आप के लिए कुछ बनाओ। और कौम के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं, हो सकता है कि कोई हो, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी जो है वो ये सोचे कि इस मुल्क का क्या हाल होगा या इस मुल्क के अवाम के साथ क्या कुछ आ रहा है। देखा जाए तो नालायक और बदअनवान वजीर आजम की तकर्री, जिसमें उनको वोट दिया गया था, और सब एक आदमी, सब ने जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि रात दिन रोने वाले पाकिस्तान और अवाम की हालत पे रोने वाले, वो सब ने ऐसे निजाम को वोट दे दिया, ऐसे आदमी को वोट दे दिया जो किसी तौर पे भी इस चीज का या इस सीट का या काबिल नहीं था, लायक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी कल एक मैं डिबेट सुन रहा था एक एंकर के साथ, उसमें उसने कहा, एक वजीर ने जिसका ताल्लुक खानेवाल से है, उसने ये कहा भी, जिसने कुरान भी दिया था इस परवेज अशरफ को कि ये कुरान हाथ में उठाओ, तुमने ये रेंटल पावर में जो है वो नहीं किया, जिसमें उसने नहीं लिया, जिसमें उसी ने उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट भी किया था।
वही आदमी कह रहा है जी कि ये पार्टी जो है, ये पार्टी डिसिप्लिन था, पार्टी आर्डर था, वोट हमें देना पड़ा था। अगर कल आपको किसी ये कहे जाए कि सरदार रंजीत सिंह के बेटे को या उसके पोते को वोट दे दो और वो वजीर आजम बना रहे हैं, तो ये पास अगर आप उससे इनकार तो नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन है। तो फिर इसका मतलब यह है कि मुल्की मुफाद को तो सामने नहीं रखा जाता, बल्कि एक पार्टी मुफाद को और पार्टी आर्डर को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो मुल्क के लिए कितना ही नुकसानदेह क्यों ना हो, अवाम के बारे में या उसकी फलाह बहबूद के बारे में मुल्क को कुछ भी ना मुल्क के लिए कर सके, लेकिन पार्टी पॉलिसी के तहत जो है वो चलना है। ये पार्टी पॉलिसी ये आपकी है। एक तरफ जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पॉलिसी थी, आपने फरमाया था कि किसी गलत आदमी के खिलाफ वोट का इस्तेमाल न करना। ये आपके कानून के अंदर भी लिखा है। 61 में बार बार हर दफा कहता हूं 61, 63 का उठा के कानून को पढ़ो, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। वही तो जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। आप में कौन से ऐसे दयानतदार लोग हैं जो आज इस मुल्क के इख्तिदार पे बैठे हुए हैं? कौन से हैं? जरा अपने गिरवान के अंदर जान के देखिए। और दूसरे जो MQM वाले हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि वो कौन से अदवार में पावर में नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुखालफीन को किसी न किसी तरीके से ये मौका नहीं देना चाहते कि हम किन किन जराइम में जो है वो मुलव्वस हैं और क्या कुछ हमारे कारनामे हैं। जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तो ये इनके तमाम पर्दे जो है ये थर्ड देकर जो है सदारत वजीर आजम को या सदर को कि हम अलहदा हो गए तो तुम इख्तिदार में नहीं रहोगे, ये सारा कुछ ब्लैक मेलिंग है, थ्रेटिंग है। और उसमें ये ब्लैक मेलिंग की जो है उसके पर्दे में जो कुछ कर रहे हैं कराची, वो मेरे ख्याल में किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां पे अब मैं इसका एक जिक्र करता चलूं कि कराची में उस दिन जो है आज से 3 दिन पहले कराची में एक 2 जलसे हुए पख्तूनों के लिए, एक जो है जिना पार्क में ग्राउंड में हुआ और एक केमाड़ी के इलाके में हुआ, जिसमें जो है ANP के लोगों ने तकरीर की। ये तो चलो उनका हक था, उनको बुलाया गया, लेकिन MQM का मकसद क्या था? इसलिए कि इस बहाने से कि आज लोगों का ये तासर खत्म कर दिया जाए कि हम एक हैं। आपने तासर को खत्म नहीं किया, आपने इस तासर को मजीद नफरत में उबार दिया है। अब जो पठान आपके जलसे में आए और जो वहां पे गए, उनके दरमियान आपने दुश्मनियों का बीज बो दिया है। आपको पता है पठान की दुश्मनी कैसी होती है? ये बीज आपने बोया है और ये नफरतें आप बढ़ा रहे हैं। आप एक कराची को सबसे पहले टारगेट किलिंग से साफ करें। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतने जो है वो इतने आप अपने आप को बहुत समझते हैं, टीवी पे बैठ के तो बड़े बड़े मुंह वाले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप में इतना वो है, सोर्सेस, इतनी ताकत है, इतनी काबिलियत है कि आप कराची से डिकेटिए, टारगेट किलिंग, बता माफिया ये खत्म करा सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व है, टॉप पे इन्वॉल्व है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बरतानिया की अखबार कह रही है, ये अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, ये दुनिया की अखबारें ये जिक्र कर रही हैं, तजिया कर रही हैं, ये आपको वो कर रही है कि ये वो लोग हैं जो इख्तिदार में रहकर अपने जुराइम को, अपनी इनकम को बड़े करने के लिए जो लाखों रुपए के केक जो है वो जो उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं, क्या नाम है, सालगिरह के ऊपर। अब ये मुझे ये बताएं कि हमारी सालगिरह जो है वो इस्लामी तरीके से कहां पे जायज है? बताएं। मुसलमान कहते हो, ये बताओ कि हमारा ये फादर डे और मदर डे और ये जो वैलेंटाइन डे है ये कहां पे है? हमारे फादर और मदर जब औलाद के पास होते हैं तो वो 200 साल के भी हों और उनकी औलाद ये कहती है कि चारपाई पे लेटे रहे और हमारे सामने रहे, हमारी निगाहों के आगे, वो कुछ भी नहीं करते। वो जब फौत हो जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आज हमसे एक गधे दरख्त का साया जो है हमारे सर से उतर गया है। ये हमारा कल्चर है, ये मुसलमान है, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन ये क्या है कि यहां का फादर मदर डे क्यों मनाया जाता है?
کہ وہ جب فادر اور مادر بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں نرسنگ ہوم میں، اور یہ ایک دن کے لیے حکومتوں نے اس لیے رکھا کہ یہ ایک دن کے لیے فلاور لے کر جائیں گے ان کے پاس، ہیپی مدر ڈے، ہیلو ہائی، کھانا لے جائیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دن کے علاوہ پورا سال ان سے غائب رہیں گے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنی عیاشیوں میں۔ ان کو کبھی بھی یہ ماں کا فکر نہیں ہوگا، باپ کا نہیں ہوگا کہ وہ کس حالت میں ہیں، مرے ہیں جیے، اگر مر گئے تو فرنل ہوم چلے جائیں گے، بس اتنا کچھ ہے۔ یہ ہماری تہذیب اور ہمارے اسلام میں کہاں سے آپ لوگوں نے ایک جو ہے یورپ کا طریقہ کار استعمال کر لیا ہے؟ آپ لوگ اس چیز کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے ماڈرنائز کہتے ہیں، لیکن اسلام کو آپ بھول چکے ہیں اور دوسرے لوگوں کے اندر جو ہے نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری قوم، یہ پاکستانی قوم کیوں بے حیث ہو چکی ہے، یہ کیوں اتنی جو ہے سو گئی ہے، یہ کیوں اندھی ہو چکی ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ کو میں بار بار اس قوم کو کہہ رہا ہوں، میرا آج ایک ماٹو ہے، وہ شروع سے تھا کہ آپ ایک پاکستانی قوم بن جائیں، میرے جیسا آدمی آپ کو ایک پاکستان جو ہے وہ کامیاب اور سکسیسفل پاکستان دے سکتا ہے، صرف ود ان 2 ایئرس۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایک طرف مہاجروں میں جائیں، دوسری طرف پٹھانوں میں جائیں، تیسری طرف سندھیوں میں جائیں، چوتھی طرف پنجابیوں میں جائیں، اگر آپ اسی طرح سے پٹھانوں، پنجابیوں، سندھی، بلوچی اگر یہ کرتے رہے تو یہ اس کا پھر خدائی حافظ ہے۔ پھر یہ نہ پوچھنا کہ ہمارا ملک کون سا ہے، پھر وہ فلسطینیوں سے بدتر ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہارا کوئی نام نہ ہوگا، کوئی نشان نہ ہوگا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ یہ لوگ تو بیرون ملک چلے جائیں گے، یہ لوگ تو وہاں پہ رہ جائیں گے، یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہاں پہ ان کی دولت لوٹی ہوئی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہمارے جو ہے انہوں نے لوٹ کر وہاں پہ رکھا ہے، ہماری پاکستانی قوم کا کیا اثر ہوگا؟ کس کے غلام بنو گے؟ انگریزوں کے یا ہندوؤں کے؟ اگر ان کے بنو گے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی ماں، بیٹیوں اور بہنوں کی کیا عزت رہ جائے گی۔ ذرا اس چیز کو سوچیں۔ اپنی مٹی کے اوپر چلنے کا کرینہ سیکھو میرے بھائی اور بہنوں، خدا کے لیے اپنی مٹی کے اوپر چلنے کا کرینہ سیکھو۔ سنگے مرمر پہ مت چلو، پھسل جاؤ گے۔ اپنی مٹی سے محبت کرو اور اپنی مٹی پہ چلو، اس کو کامیاب کرو۔ لوگوں نے عرب میں ڈیزرٹ کو، ریگستان کو دنیا کے لیے جو ہے وہاں صحت کے لیے کھولا ہوا ہے۔ شرمن شیخ دیکھیں، وہ مصر کے اور دیکھیں، دبئی میں کیا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی آئل ہے نہ کچھ ہے، اس کو ذرا دیکھیں وہ کہاں چلا گیا۔ ہمارے پاکستان میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرے سامنے آئے جو لوگ میری اس بات کو غلط کہتے ہیں، میرے سامنے آئے، میں ثبوت کر کے دوں گا قوم کے سامنے کہ جتنے وسائل ہمارے پاس قدرتی ہیں اتنی کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا ملک اگر لیڈر اچھا ہوتا تو آج ٹاپ کا ملک ہوتا، دنیا میں سب سے بڑا ٹاپ کا ملک ہوتا، لیکن انہوں نے لوٹا اور لوٹ کر یہ حال کر لیا۔ آج بھی اگر آپ سوچیں ملک کے لیے تو ان پارٹیوں، ان لٹیروں کے لیے نہیں تو یقیناً آپ کو لیڈر مل جائے گا۔ میں آپ کو یقین دیتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں یہ ایسا ہو جائے گا، لیکن خدا را ایک قوم بن جائے، ایک پاکستانی قوم بن جائیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میں سب کا فائدہ ہے، اس میں غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس میں جہلیت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ایک قوم بن جائیں، تفرقہ نہ بنے، صوبائی تعصب نہ پھیلائیں، صوبائی کاٹ نہ استعمال کریں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ اگر ایک قوم ہو جائیں تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو آج کل ڈرامے رچائے جا رہے ہیں نا ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے، پھر وہاں کراچی کے میں نے تقریر سنی، وہاں پہ ہمارے الطاف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہزارے میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں مزدوری کرتے یا وہاں سے کرتے۔ ارے بھائی آپ کے بھی باو اجداد انڈیا سے آ کر یہاں کراچی میں ٹھہرے اس لیے کہ یہ ایک جو ہے بندرگاہ ہے، یہاں پہ مزدوری ملے گی۔ اگر پاکستان کے لوگ اس ہزارے کی تاریخ کو پڑھو، اس تاریخ کے غیور عوام، وہ بہادر
शाह सैयद इस्माइल, शाह अहमद शहीद शहीद, उनको जरा देखो, उनकी बहादुरी को जरा देखें, और कितने बड़े बड़े जर्नैलों से जो है सिखों से लड़कर शहीद हुए, लेकिन अपनी जगह पे कदम नहीं रखने दिया। ये पाकिस्तान में मत कहे कि ज़ारे वालों तुम्हारे पास वहां काम नहीं था, हम कराची में हम आपकी हिफाजत करेंगे। ओए आप कौन होते हैं हिफाजत करने वाले? हिफाजत तो हमारी खुदा करेगा सबकी, चाहे हम अंदरूनी मुल्क में है या बैरूनी मुल्क में है। ये लफ्ज जो है वो रिकॉर्ड पे हमने रखा हुआ है। तो ये बात मेरे भाई आप न कहें, सियासत करनी है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर झूठ मत बोले, सच कहें। इस कौम को तफरकों में माजर पुठान को लड़ाने की बजाय इनको जोड़ने की कोशिश करें। अगर जैसा एजेंडे को देखा जाए तो वो बड़ा साफ है, लेकिन अंदर के करतूतों को देखा जाए तो उसमें बहुत सारे अंधेरे हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी के खिलाफ हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मुल्क के खिलाफ जो चीज होगी मैं बरमला के होऊंगा, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं इसके साथ ही अपनी जो है अपना बयान खत्म करना चाहता हूं। मेरे से अगर कोई किसी को कोई बात लगी हो तो मैं उससे अज़ाए करम ये कहूंगा कि वो खफा ना हो, नाराज ना होना। बुरी अगर लगी हो तो मैं माफी का तलबगार हूं। सिर्फ इसलिए आओ सब बैठकर इसका एक, जितनी भी सियासी पार्टियां सब बैठकर इसका लायामल तैयार करो। करप्शन कैसे रोकी जाएगी, पाकिस्तान को तरक्की कैसे दी जाएगी। एक कोई भी आ गया तो उसका एक ही इमेज होना चाहिए, करप्शन नहीं करनी, इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगा के नहीं आने, मुल्क को लूटना नहीं है, मुल्क के अखराजात को कम करना है। ये सारी चीजें जितनी भी आप करेंगे बैठकर कौम के सामने एक एजेंडा पेश करें, ये है हमारी पॉलिसी। आओ ये बड़े बड़े लोग जो जिनके घरों में जो है वो जिन्हें दाल गोश्त का भी मालूम नहीं है कि कितने का है, उनके यहाँ बकरों के बकरे आते हैं, परवाही नहीं है। ये वादा करें कि हम हुकूमत में आके 2 साल तक इसका कोई पैसा नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, फ्री में काम करेंगे। जिस वक्त तक इस मुल्क को तरक्की नहीं मिलती, जिस वक्त तक इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जिस वक्त तक जो है हमारे अमन अमान कायम नहीं होता, जिस वक्त तक हमारे लोग जो है वो खुशहाली की राह पे गमजन नहीं होते, हम कुछ नहीं लेंगे। है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, है कोई ऐसा मां का लाल जो सामने आए हम भी आते हैं। मैं भी ये दावा करता हूं, हमें अपने उस अल्लाह की जात से आगे वादा है, हमारे ऊपर हराम है, हम जो है इस मुल्क की खिदमत जरूर करेंगे, लेकिन उसके एवज में हम ना कोई ओहदा लेंगे, ना ही कोई हम उससे कोई तनख्वाह लेंगे, लेकिन वतन को बनाएंगे। ये हमारा वायदा है। जिंदगी खर्च कर देंगे, लेकिन जहां तक हो हम उसके लिए, उस वतन के लिए उन मुखालफिन का मुकाबला करते रहेंगे, अपनी ताकत तक उनसे लड़ते रहेंगे जो इस पाकिस्तान के दुश्मन है, जो इस पाकिस्तान के लुटेरे हैं। उनके साथ ए कौम, ए पाकिस्तानी कौम, खुदारा जो है होश के नाखन लें और उठें इस मुल्क को बनाने के लिए। आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।